हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव अड्डा पर। आइए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और हमारा आज का जो सेशन है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक पर है और उसे करंट अफेयर्स का टॉपिक कहना गलत होगा। वो एक हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हम कह सकते हैं। हाँ, हमारे जो अभी करंट अफेयर्स के जो मुद्दे पे बात करेंगे तो वो अभी हमारा हाल ही में काफ़ी चर्चे में रहा है हमारा ये टॉपिक। और बात करते हैं हम इस टॉपिक की तो ये हमारा अरावली पर्वत के बारे में है। और अरावली पर्वत का जो हमारा पारिस्थितिक दृष्टिकोण से हमारा क्या महत्व है, हमारे जीवन में क्या महत्व है, उसके बारे में हम देखेंगे कि आखिर अरावली पर्वत की बात हम आखिर क्यों कर रहे हैं, आखिर वो चर्चे में हमारा क्यों है। तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा जो वन टॉपिक डिस्कशन है हम स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं हम अरावली पर्वत की। तो अरावली पर्वत माला जो है हमारा, और ये हमारा जो अरावली पर्वतमाला ये भारत के सबसे प्राचीन और एक बलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है और इसको हम सबसे पुराना पर्वतमाला मानते हैं। ये हमारे जो भारत के लिए बहुत ही प्राचीन है और ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है। मुख्यतः ये कहाँ से बात करते हैं तो ये देखिए, मुख्यतः गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली होते हुए दिल्ली तक फैली हुई है ये। और दिल्ली में जो स्थित हमारा राष्ट्रपति भवन की हम बात करते हैं, रायसीना हिल्स की बात करते हैं, तो वो एक अरावली पर्वत की पहाड़ी पर बना हुआ है जो हमारा राष्ट्रपति भवन है। और अरावली का लगभग 80% हिस्सा जो है वो राजस्थान में है हमारा, इसलिए इसे राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। तो देखिए, ये हमारे अरावली हमारा इम्पोर्टेंट है, इसे राजस्थान की जीवन रेखा कहते हैं हम। तो ये हमारा अरावली पर्वत किस सेंस से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये हम देखेंगे। अब इसके विस्तार की हम बात करते हैं तो इसका विस्तार हमारा लगभग 700 की बात करेंगे तो 692 किलोमीटर तक है, जो कि हमारा मरुस्थलीकरण और धूल भरी आंधी के खिलाफ एक महत्वपूर्ण अवरोधक के रूप में कार्य करते हैं। यानी कि जो हमारे जो मरुस्थल जो हमारा बना हुआ है, ठीक है, जो धूल भरी आंधी आती है मरुस्थल की तरफ से तो उसको रोकने का ये काम करती है। अगर अरावली पर्वत नहीं रहेंगे तो सारे जो मरुस्थल से जितने सारे धूल होंगे, धूल भरी आंधी चलेगी तो सारे धूल वो हम लोग के क्षेत्र में आ जाएंगे। तो देखिए, ये उसको रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और जैव विविधता और जल विज्ञान का भी ये समर्थन करती है। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अरावली पर्वत किस लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, हमने देखा कि हम बात कर रहे थे अरावली पर्वत श्रृंखला की, तो ये भारत की सबसे पुरानी श्रृंखला है। हमने अभी कहा कि ये सबसे पुरानी श्रृंखला हम इसे मानते हैं, जो कि गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई और राजस्थान में इसमें 80% भाग हमारा ये राजस्थान में है। अब बात करेंगे कि इसके जो सबसे ऊंची चोटी है, सबसे जो ऊंची चोटी है अरावली पर्वत की, तो ये गुरु शिखर है जो कि हमारा 1722 मीटर का है। अब आखिर देखिए सुर्खियों में क्यों है, तो उच्च न्यायालय ने अरावली पहाड़ियों और श्रेणियों की परिभाषा में अपने पिछले निर्णय पर रोक लगा दी थी। तो पिछले निर्णय हमारा कुछ था, वो क्या था तो वो में देखते हैं। आखिर अरावली जो मुद्दा है हमारा, इसका पृष्ठभूमि हम देखते हैं पहले क्या है। तो विशेषज्ञ समिति का गठन मई 2024 की बात करें तो उच्चतम न्यायालय की बात कर रहे हैं कि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को अरावली पहाड़ियों के एक समान परिभाषा तय करने के लिए विशेष समिति का गठन करने का निर्देश दिया गया था। परिभाषा को अपनाया गया कब, तो नवंबर 2025 में। और ये TN गोदावर्मन जो थिलुमुडवाद 1995 में जो सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने विशेषज्ञ समिति की सिफारिश को स्वीकार कर लिया और नई खनन पट्टा देने पर रोक लगा दी। तो आने के आखिर मुद्दा ये था कि हमारा जो हमारा अरावली पर्वत से जो खनन किया जा रहा है उस पर रोक लगाया जाए, ठीक है, इस मुद्दे से बात उठी थी। आगे हम देखते हैं कि अरावली पर्वत के जो क्षरण ने उत्तरी भारत में, यानी कि जो अरावली पर्वत जो हमारा वो क्षय हो रहा है, जो वो खत्म हो रहा है, तो उत्तरी पूर्वी भारत में धूल भरी आंधी को तीव्रता बढ़ा दी। यानी कि अरावली पर्वत अगर हमारा कटता जाएगा तो धूल भरी आंधी जो है हमारा वो बहुत तेजी से हमारी तरफ बढ़ता जाएगा और जो उनके पारिस्थितिक महत्व को उजागर करता है, ये हमने देखा। इस पर्वत श्रृंखला की रक्षा के उपाय में अरावली ग्रीन वॉल पहल सशक्त
खनन नियंत्रण और मृदा संरक्षण का प्रयास शामिल किया गया है। तो इसमें हम शामिल क्या करेंगे कि हमारे जो अरावली पर्वत के जो पर्वतमाला को बचाने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम खनन पर रोक लगाएंगे, मृदा का संरक्षण करेंगे हम, और जो ग्रीन वॉल पहल है उसकी बात करेंगे। हाल ही में राजस्थान के कुछ भागों में आई भीषण धूल भरी आंधी यानी कि डस्ट स्टॉर्म की हम बात करते हैं, तो अरावली पर्वतमाला के पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से ये काफी महत्व रखता है। और ये आंधी पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्पन्न हुई है। हमने देखा ये आंधी हमारे किस कारण से उत्पन्न होती है, तो ये हमारा जो पश्चिमी विक्षोभ होता है उसके कारण से ये आंधी उत्पन्न होती है। यह विक्षोभ उच्च वेग वाली पवन से लेकर पश्चिमी राजस्थान के गर्मी के कारण उष्ण वायु के ऊपर उठने से होती है। अरावली पर्वत थार रेगिस्तान और गंगा के मैदानी इलाकों के बीच एक प्राकृतिक ढाल के रूप में काम करती है। यानी कि जो हमारा अरावली पर्वतमाला है वो हमारा जो थार रेगिस्तान यानी कि जो हमारा राजस्थान में जो थार रेगिस्तान की बात करें और गंगा के जो मैदानी क्षेत्र होते हैं उसके बीच में एक प्राकृतिक ढाल के रूप में कार्य करता है ये। और यह पर्वतमाला की पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचाने से दिल्ली और उत्तरी मैदानी इलाकों में तेज आंधियां यानी कि जो नुकसान हमारा हुआ, ठीक है, जो पर्वतमाला पर से नुकसान हुए तो उससे क्या हुआ कि दिल्ली और उत्तरी मैदानी इलाकों में तेज आंधियां आने लगी। तो इससे क्या हुआ ना कि हमारा नुकसान होने लगा। अरावली की पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचाने के जो कारण है, अब उसमें जो अरावली के जो हमारे पारिस्थितिकी को नुकसान क्यों पहुंचते हैं उसके मेन कारण क्या है तो वो देखते हैं। तो हमारा मेन कारण क्या है, तो अवैध खनन, यानी कि जो अवैध खनन हो रहा है, जो खुदाई हो रही है, या फिर जो हम क्या बोलते हैं उसको, यानी कि मिनरल्स जो हम निकालते हैं उससे, तो यानी कि जो खुदाई हो रही है, खनन की बात करें तो खनन कार्यों से जो पहाड़ी वन मृदा और भूजल को नुकसान पहुंचता है, ये हमारा अवैध खनन हो गया। दूसरा हमारा वनों की कटाई, यानी कि वन की जो हम कटाई कर रहे हैं तो वन आवरण कम होने के कारण मरुस्थलीकरण को रोकने वाला जो प्राकृतिक अवरोध है वो कमजोर हो जा रहा है। शहरीकरण और अतिक्रमण की बात करें, यानी कि जो बहुत तेजी से जो हमारा शहरों का विस्तार हो रहा है, वनों की कटाई होके पूरी तरह वन का कटाई करके और हमारे घास भूमि परितंत्र को जो नुकसान पहुंचाकर हमारा शहरीकरण और अतिक्रमण किया जा रहा है, इसकी वजह से हो रहा है। अत्यधिक चराई, यानी कि पशुओं द्वारा जो अत्यधिक चराई होती है, वनस्पति आवरण कम होता जा रहा है और भूमि की उर्वरता क्या होती है तो वो कम हो जाती है, जो हम पशु के द्वारा अधिक चराई होती है। तो वन्य जीव के पर्यावासों को नष्ट होना, यानी कि वन्य जीव जो रहते हैं तो उसके जो रहने के जो वास होते हैं, जगह होते हैं, उसको वो नष्ट कर दिया जाता है, हो रहा है। प्राकृतिक प्रयासों के टूटने बिखरने से वन्य जीव क्या होता है, गलियारा प्रभावित हो रहे हैं और यह मानव वन्य जीव संघर्ष बढ़ रहा है। इससे क्या हो रहा है कि हमारे जो वन के जो जीव है वो हमारे शहर की तरफ आ रहे हैं, जंगल से भागते जा रहे हैं। अब हम देखते हैं कि अरावली पर्वत का हमारा स्पेशली महत्व क्या है। तो हम अरावली पर्वत की बात करेंगे तो महत्व क्या है, तो अगर हम बात करते हैं भौगोलिक दृष्टि से इसका महत्व क्या है, तो ये विश्व में प्राचीनतम बलित पर्वतमालाओं में से एक है। हमने देखा ये फोल्ड माउंटेन रेंज में से एक है और ये गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक लगभग 700 किलोमीटर तक विस्तृत है, ये हमने अभी देखा था। और सबसे ऊंची चोटी इसकी क्या है, तो गुरु शिखर इसके सबसे ऊंची चोटी है, जो कि लगभग 1722 मीटर की है और जो माउंट आबू में स्थित है। और माउंट आबू क्या है, तो माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र वो प्रमुख हिल स्टेशन है और अरावली क्षेत्र का ये प्रमुख प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है माउंट आबू। तो ये रहा हमारा अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, जिसे हम गुरु शिखर कहते हैं, और ये 1722 मीटर है और माउंट आबू राजस्थान में है। और जो इस क्षेत्र में जो मंदिर है हमारा, ये दिलवारा जैन मंदिर है, हमारा जैन मंदिर दिलवारा, इसके लिए प्रसिद्ध है माउंट आबू। नेक्स्ट हम देखते हैं जलवायु पर प्रभाव। अब जलवायु पर प्रभाव इसका क्या है, तो अरावली राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में रेगिस्तान के विस्तार को नियंत्रित करने में सहायता करती है और अरावली थार रेगिस्तान को पूर्व की ओर विस्तारित होने से रोकती है और उत्तर भारत में धूल भरी आंधियों को प्रबलता को कम करती है। यानी कि जो हमारा राजस्थान से जो राजस्थान का जो मरुस्थल क्षेत्र है उससे जो धूल भरी आंधी आती है उसको ये
रोकने का काम करता है, इसलिए जलवायु के दृष्टि से भी ये काफी महत्वपूर्ण है। तीसरा हमारा पारिस्थितिक दृष्टि से इसका महत्व क्या है, तो यह पर्वतमाला अपने वनों, घास और मैदान और वन्य जीव के पर्यावास के माध्यम से समृद्ध जैव विविधता को संरक्षित रखती है और उसके अन्य मतलब अनेक वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान भी अरावली क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तो हमने देखा कि ये पारिस्थितिक दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसमें काफी वन है, घास के मैदान है, या फिर वन्य जीव के रहने का एक जो जगह होता है, एक आवास होता है, उससे ये समृद्ध है, जो कि जैव विविधता के लिए काफी यह केंद्रित क्षेत्र है। और अनेक मतलब वन्य जीव अभ्यारण्य है, उसमें बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान वगैरह है जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो इस क्षेत्र को ये क्षेत्र हमारा पारिस्थितिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं हम जल संसाधन की दृष्टि से क्यों महत्व है इसका। तो देखिए, यह पर्वतमाला एक प्रमुख जल संभर यानी कि वाटर सेट के रूप में कार्य करती है। ठीक है, और यह चंबल नदी की बात करें, हम साबरमती नदी की बात करें, लूनी और बनास जैसी नदियों का यह मुख्य स्रोत है। तो ये जल संसाधन दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बहुत सारी नदियों का स्रोत है। चंबल, साबरमती, लूनी, बनास जैसी बहुत सारी नदियों का यह मुख्य स्रोत है, तो ये वाटर सेट के रूप में काम करती है। बात करेंगे हम खनिज संपदा की, तो देखिए खनिज संपदा के दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है। तो अरावली पर्वतमाला प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। इसमें क्या, तो देखिए तांबा, जस्ता, संगमरमर और ग्रेनाइट जैसे खनिज इसमें पाए जाते हैं, तो इसलिए भी ये काफी महत्वपूर्ण रखती है। अब बात करते हैं हम, तो आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से इसका क्या महत्व है। तो अरावली क्षेत्र में सदियों से जो भील जैसी जनजाति का जो घर रहा है, यानी कि जो अरावली क्षेत्र में भील जनजातियां रहती है, उनका यह अपना एक प्रमुख आवास, एक प्रमुख क्षेत्र है, जनजातीय क्षेत्र है, इनका यहाँ घर है। और यहाँ की जो संस्कृति होती है, लोक परंपराएं और जीवन शैली जो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, इसका जो एक परंपरा है और जीवन शैली जो है, यह इम्पोर्टेंट है। यह पर्वतमाला कृषि, पशुपालन और खनन जैसे आर्थिक क्रियाकलापों में योगदान देती है, और साथ ही यहाँ कई महत्वपूर्ण संस्कृति और धार्मिक स्थल भी हैं। तो हमने देखा कि ये सांस्कृतिक और पारंपरिक जीवन शैली का एक प्रकृति से जुड़ा हुआ एक संस्कृति दृष्टि से काफी महत्व रखने वाला क्षेत्र है ये हमारा अरावली पर्वत। उसके बाद साथ ही यहाँ पर जो जनजाति क्षेत्र रहते हैं, यानी कि भील जनजाति रहती है, उनके लिए इम्पोर्टेंट क्षेत्र है। तो ये बहुत सारे मतलब कह सकते हैं कि हमारे बहुत सारे दृष्टिकोण से हमारे लिए अरावली पर्वतमाला काफी महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं धार्मिक स्थल की हम बात कर रहे हैं, तो हमारा इस क्षेत्र में कौन कौन सा धार्मिक स्थल है। तो देखिए देखते हैं, सबसे पहला तो हमारा दिलवाड़ा का जैन मंदिर। दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो कि हमारे जैन धर्म से रिलेटेड है, और ये माउंट आबू राजस्थान में हम जानते हैं। अरावली पहाड़ियों के बीच स्थित यह मंदिर जो है, ये अद्भुत संगमरमर की नक्काशी और बारीक कारीगरी के लिए दुनिया भर के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा हमारा रनकपुर जैन मंदिर जो कि पाली राजस्थान में है ये हमारा, और अरावली की हरी भरी घाटियों में बसा यह जैन धर्म के जो पहले प्रथम तीर्थकर थे आदिनाथ को यह समर्पित यह विशाल और भव्य चतुर्मुखी मंदिर है यह। नेक्स्ट हमारा एकलिंगी मंदिर, यानी कि एकलिंगी मंदिर जो है वो उदयपुर राजस्थान में है, और ये अरावली की तलछटी में स्थित एक मंदिर भगवान शिव के स्वरूप एकलिंगी को समर्पित है, जो कि मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के कुल देवता थे और अभी भी कुल देवता है। नेक्स्ट बात करें तो तारागढ़ और दरगाह शरीफ की बात करते हैं हम। तारागढ़ और दरगाह शरीफ अजमेर राजस्थान की बात करते हैं। तो अरावली पर्वतमाला के एक ढलान पर बसा ये अजमेर शहर जो सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की बात करें तो मोइनुद्दीन चिश्ती जी का दरगाह है, और ऐतिहासिक तारागढ़ जिले हैं जिसे गढ़विठली भी कहते हैं। इसके लिए सभी धर्मों के लिए एक प्रमुख आस्था का एक केंद्र है। तो ये सारा हमारा धार्मिक स्थल है। अब अरावली के संरक्षण के लिए हमारा क्या उपाय रहेगा, तो ये हम देखते हैं कि क्या उपाय है इसके लिए। तो अरावली के संरक्षण के बारे में पहला हमारा अरावली ग्रीन वॉल पहल, ये क्या है, तो केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संचालित यह पूर्व की स्थिति बहाल करने वाले एक कार्यक्रम है। इसमें वनीकरण, घास भूमि को वापस लाने और आर्द्र भूमियों के कायाकल्प आदि पर ध्यान दिया जाएगा। तो ग्रीन वॉल पहल यही है कि वनीकरण करेंगे हम, घास भूमि है उसको वापस लाएंगे, फिर से उसको पहले जैसा करेंगे,
आर्द्र भूमि का कायाकल्प पूरी तरह से वो उसमें बदलाव करेंगे। दूसरा है हमारा खनन पर नियंत्रण, यानी कि जो खनन हो रहा है अवैध खनन, उस पर हम रोक लगाएंगे। अवैध खनन अतिक्रमण पर रोक लगाई जाएगी। साथ ही उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार जो है सख्ती के अनुपालन सुनिश्चित किया, यानी कि सख्ती से इस पर काम किया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए निर्देश दिया हुआ है। बात करेंगे फिर मृदा संरक्षण की बात करेंगे तो चेक डैम, समोच्च खाइयों तथा वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा, यानी कि उसमें डैम बनाया जाएगा और उस तरह से वर्षा जल जो भी होंगे उसका संचय किया जाएगा। इसके लिए जो डैम वगैरह है उसका निर्माण किया जाएगा। अब बात करते हैं अरावली बचाओ आंदोलन एक सामाजिक आंदोलन है। बिल्कुल ये सामाजिक आंदोलन है। अरावली बचाओ आंदोलन जमीनी पर्यावरणीय आंदोलन है और यह अवैध खनन, वनों की कटाई और रियल एस्टेट विकास के खिलाफ शुरू हुआ था। और इसका जो इतिहास था वो राजस्थान के सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के आसपास चूना पत्थर के खनन से भूमि का जो जल है स्तर गिरने लगा था, उसकी वजह से ये आंदोलन हुआ था। इसके जो अगेंस्ट में जो कार्रवाई किया गया था, तो तरुण भारत संघ नामक एक एनजीओ ने राजेंद्र सिंह जिनको भारत का वाटरमैन कहा जाता है, इनके नेतृत्व में 1988 में अरावली क्षेत्र में लगभग 28,000 वैध और अवैध खदानों को बंद करने का प्रयास किया गया। तो किन्होंने किया था? तो ये राजेंद्र सिंह जो कि भारत के वाटरमैन कहे जाते हैं, उनकी तरफ से ये, उनके नेतृत्व में यह 28,000 वैध और जो भी अवैध खनन क्षेत्र थे उसको बंद कराने का प्रयास शुरू किया गया। आंदोलन परिणाम क्या हुआ? तो 1990 में उच्चतम न्यायालय ने सरिस्का क्षेत्र में खनन पर रोक लगा दी। तो 1990 में क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने? जो सरिस्का क्षेत्र था उस पर खनन पर रोक लगा दी। अब आंदोलन की विशेषताएं क्या थी? तो देखिए, विशेषताएं इसमें थी कि व्यापक जन भागीदारी थी, जनता का जो भागीदारी विशेष रूप से था। देशज और जनजातीय समुदाय, जो देश के लोग तो थे इसके साथ, क्या तो भील, मीना और गलसिया जैसे जनजाति, ये सब भी शामिल थे। शहरी नागरिक, विधि विशेषज्ञ और वैज्ञानिक सभी कोई मतलब इसमें भागीदारी रखे थे। अपनाए गए तरीके क्या थे? तो कानूनी सक्रियता, इसके तहत एहतियाती सिद्धांत, प्रदूषक द्वारा भुगतान सिद्धांत को लागू करने का आह्वान किया गया, जो कानूनी रूप से बनाया गया था उस सिद्धांत को लागू किया गया। जन जागरूकता अभियान, रैलियां, सोशल मीडिया अभियान, यानी कि #सेव के नाम से चला था एक अभियान जो सोशल मीडिया पर वैज्ञानिक तरीके से लेखा परीक्षा और इस तरह के बहुत सारे विश्लेषण से यह तो एक तरीका अपनाया गया था जिससे हम खनन पर रोक लगाई जा सके। संकल्पनाएं की बात करते हैं तो पर्यावरण यानी कि मनुष्य की जो एक जिम्मेदारी होती है, यह प्रकृति का सम्मान करे, उसकी रक्षा करे और मानव जनित खतरों से बचाए। अरावली को एकल जीवन पारितंत्र के रूप में देखना, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। सबसे पहला उद्देश्य हमारा यही होना चाहिए कि इसे हम एकल जीवन पारितंत्र के रूप में इसे देखें। लोक न्यास का सिद्धांत रखना, तो राज्य प्राकृतिक संसाधनों का एक मालिक बोल सकते हैं कि राज्य जो है, ये जो अरावली का क्षेत्र है, प्राकृतिक संसाधनों का राज्य। कोई भी राज्य होता है ना जो कि प्राकृतिक संसाधन का मालिक नहीं होता है, बल्कि जनता और भविष्य की पीढ़ियों के लिए इसका एक संरक्षक मात्र होता है। उनका वो संरक्षक होता है, एक गार्जियन के रूप में होते हैं कि आप उनको संरक्षण दें, ताकि जो आपके जो अगली पीढ़ी है उसके लिए काफी एक मतलब कोई भी क्षेत्र हो या फिर किसी भी चीज को लेके वो उससे लाभ उठा सके। पीढ़ीगत समानता, भविष्य की पीढ़ियों को मरुस्थलीकरण और पारिस्थितिकी के विनाश से बचाने के लिए अरावली को पृथ्वी के विरासत के रूप में संरक्षित करना, ये हमारा पृथ्वी का विरासत है। इसको बचाने के लिए, इसको संरक्षण करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा एफर्ट लगाना चाहिए। ये हमारे अरावली क्षेत्र को बचाने के लिए इस पर ध्यान देना चाहिए। तो ये था हमारा अरावली पर्वतमाला के बारे में थोड़ा सा चर्चा, जिसके बारे में हम जाने कि हम अरावली पर्वत का जो हमारा पारिस्थितिक दृष्टिकोण से क्या महत्व रखता है, हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, तो हमने इसके बारे में देखा। और ये हमारा थोड़ा सा छोटा सा एफर्ट था आपके लिए, आपके जो भी एग्ज़ाम पर्पस के कह सकते हैं, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के पर्पस से ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे।
और आपके जो जैसे कि मेंस एग्ज़ाम वगैरह होते हैं, बीपीएससी के मेंस या फिर कोई भी सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होते हैं, इससे एक आपको थोड़ा सा नॉलेज गेन हो पाएगा, मिल पाएगा आपको। तो ये था हमारा छोटा सा एफर्ट आप लोगों के लिए, और आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करें, एग्ज़ाम की तैयारी करें और अपने मेहनत को जारी रखते हुए अपने प्रिपरेशन पर काम करें। देन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए और एक अच्छे टॉपिक के साथ, उस पर हम बातें करेंगे फिर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।